पार्ट 3। लड़की तो सीट पर ही नाचने लगी। पर यह गाना गौरव को अच्छा नहीं लगा तो उसने गाना चेंज कर दिया और गाना बजा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। लड़की गौरव को घूरने लगी। उसे गाना बिल्कुल रास नहीं आया तो उसने गाना बदलने के लिए हाथ बढ़ाया, पर वो बदल पाती इससे पहले गौरव ने उसका हाथ लपक कर पकड़ लिया और गियर पर रख अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से फंसा ली। लड़की चिहुक गई, घूर कर गौरव को देखने लगी, पर गौरव ने उस पर ध्यान दिए बिना ही कहा, गाना नहीं बदलेगा, यही रहेगा। लड़की मुंह बनाकर, हाँ हाँ ठीक है, तेरी गाड़ी है तो तू जो चाहे कर, पर मेरा हाथ छोड़, समझा। गौरव ने हाथ नहीं छोड़ा बल्कि और ज्यादा कस लिया। लड़की सारे रास्ते हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही पर गौरव ने नहीं छोड़ा। गाड़ी का ब्रेक लगा तो लड़की ने देखा ये उसकी गली का ही चौराहा था। उसने गौरव की तरफ देखा और कहा, यहाँ से तो कोठा बहुत दूर है, अंदर तक चलना। गौरव उसकी तरफ मुखातिब होकर प्यार से बोला, माफ करना पर यहाँ से तुम्हें अकेला ही जाना होगा। इन गलियों में जाना मुझे गवारा नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन जरूर आऊंगा जिस दिन तुम्हें यहाँ से ले जाना होगा। लड़की को गौरव की बात ज्यादा तो समझ नहीं आई, बस इतना ही समझ पाई कि अब उसे यहाँ से अकेले ही जाना है। गौरव ने उसका हाथ आजाद कर दिया। लड़की गाड़ी से उतरने को हुई तो गौरव बोला, सुनो। लड़की अपनी जगह ही ठहर गई। उसने गौरव को देखा तो गौरव उसकी आंखों को देखते हुए बोला, बहुत नाजुक हो तुम, बिल्कुल किसी फूल के पंखुड़ी की तरह। तो आज से कोई भी तुम्हारा नाम पूछे तो कहना पंखुड़ी। लड़की को अपने अंदर कुछ अजीब सा धड़कता सा महसूस हुआ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसे अपने अंदर अलग सी कपकपी और गुदगुदी महसूस हुई। लड़की को पता नहीं चला, पर हाँ, ये उसका मन था जिसे पहली बार किसी ने छुआ था, और इसका एहसास उस लड़की को भी नहीं था। उसे नहीं समझ आया कि अचानक उसके साथ हुआ क्या था। गौरव ने उसे खुद की तरफ देखते हुए पाया तो आगे बढ़ा और उसके माथे पर होठ रख दिए। लड़की की आंख अपने आप बंद हो गई और जो कभी नहीं हुआ वो आज हुआ। उसकी आंखों के कोर गीले हो चुके थे। इसका पता शायद लड़की को भी नहीं चला। गौरव उससे दूर हुआ और उसकी नम आंखें देखकर चेहरा थाम कर बोला, अकेले में आंख बंद करके इस पल को याद करना, तुम्हें तुम्हारा मन महसूस होगा और ये छुअन भी तन की जगह मन पर महसूस होगी। लड़की को गौरव की बात रत्ती भर भी समझ नहीं आई, पर वो कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि आज उसके अंदर उसे अलग ही हलचल महसूस हो रही थी जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। वो गौरव के बारे में सोचते हुए गाड़ी से उतर गई और अपनी गली की तरफ बढ़ गई। जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई, गौरव उसे देखता ही रहा। फिर गाड़ी को स्टार्ट कर आशीष को कॉल किया। हेलो आशीष। आशीष जी। जी कहिए सर। गौरव, जमुना बाई के खिलाफ जो भी सबूत हमें मिले हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाकर मेरे घर पहुंचो। अब हमें प्लान को एग्जीक्यूट करने में वक्त नहीं लेना चाहिए। आशीष, जी सर, मैं पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। गौरव ने फोन कट किया और मन में बोला, तुम्हें जल्द ही इस नर्क से निकाल अपनी दुनिया में शामिल कर लूंगा मेरी पंखुड़ी। गौरव ने अपने घर आकर कपड़े बदले ही थे कि आशीष आ गया। गौरव ने दोनों के लिए चाय बनाई और आशीष के साथ अपनी बनाई गई रिपोर्ट जोड़कर नई रिपोर्ट तैयार की। उन दोनों के ही खबरियों ने उन्हें अच्छी जानकारी दी थी। इस नई रिपोर्ट ने इनके सामने जो जाहिर किया वो देख उनके होश उड़ गए। दरअसल जमुनाबाई के कोठे पर धंधे के साथ साथ अवैध रूप से लड़कियों के अंग भी बेचे जाते थे, और इस काम में शहर का कमिश्नर भी शामिल था। आशीष हैरानी से, सर यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बनकर बैठे हैं। गौरव ये सब देख विचलित नहीं हुआ और बोला, अब इन लोगों को उनके असली ठिकाने पर पहुंचने का वक्त आ गया है। गौरव आशीष के साथ उन सब का पर्दाफाश करने के लिए प्लान बनाने लगा। तो दूसरी ओर आज पहली बार वो लड़की जो अब से पंखुड़ी है किसी की याद में बेचैनी से करवटें बदल रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि गौरव था। उसे रह रहकर गौरव और उसकी उलझी हुई बातें याद आ रही थी। धीरे धीरे वो रात भी गुजर गई और अगले दिन से गौरव और आशीष अपने मिशन पर लग गए। सबसे पहले उन्होंने अपने एक खबरी की मदद ली जिसने
इन दिनों जमुनाबाई के राइट हैंड भीखू से कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती कर रखी थी, और ये भी उसने गौरव के कहने पर ही किया। अपने खबरी की मदद से भीखू तक खबर पहुंचवाई कि वो और उसका साथी जवान लड़कियों के अंगों की तलाश में है। पहले तो भीखू ने विश्वास नहीं किया, पर 50 लाख तक की रकम मिलने का पता चलने पर लार टपकाते हुए गया। भीखू सोचकर तो गया था कि पार्टी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगा, लेकिन जैसे ही वो उन लोगों से मिले, पैसों की चमक से चुंधिया गया और आसानी से उनको जमुनाबाई के कोठे पर ले जाने को मान गया। गौरव और आशीष, जो इस वक्त भेष बदलकर उसके सामने अंगों के सौदागर बने बैठे थे, अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा उठे। भीखू बिना देर गवाए उन्हें जमुनाबाई के कोठे पर ले गया, और जमुनाबाई ने भी पैसों के लालच में उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। भीखू को साथ देख जमुनाबाई को उन पर शक भी नहीं हुआ। वो लोग कुछ देर तक बैठे रहे। इस बीच जमुनाबाई ने अपनी लड़कियों को उनके सामने नृत्य पेश करने को कहा। लड़कियों में पंखुड़ी भी शामिल थी, जिसे देख गौरव का दिल धड़क उठा। वो लड़कियां नाच कम रही थी और अंगों का प्रदर्शन ज्यादा कर रही थी। आशीष और गौरव दोनों को ही ये सब देखना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं शक ना हो जाए इसलिए चेहरे पर नकली स्माइल और हाथ में जाम लिए वो ये सब देखने लगे। उनका नाच खत्म हुआ तो जमुनाबाई ने उन्हें कुछ वक्त अपनी लड़कियों के साथ गुजारने का आग्रह किया, पर गौरव और आशीष दोनों ने ही मना कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी से जल्दी डील कर विदेश जाना है। जमुनाबाई मान गई। उसने सभी लड़कियों को कमरे में भेजा। जाते जाते पंखुड़ी ने एक नजर गौरव को देखा तो उसे कुछ जाना पहचाना लगा, पर भेष बदला होने पर पहचान नहीं पाई। गौरव ने इस वक्त उस पर ध्यान देना सही नहीं समझा। लड़कियों के अंदर जाते ही भीखू और जमुनाबाई उसे एक सीक्रेट रूम में ले गए, जो एक बटन से दीवार के खुलने पर नजर आया। वहां जाकर देखा तो उनकी आंखें फैल गई। अंगों को निकाल निकाल कर बेतरतीबी से लटका रखा था। साथ ही कुछ डॉक्टर्स अभी भी तो लड़कियों के अंगों को निकाल रहे थे। ये सब देख आशीष और गौरव का खून खोल गया। उन्होंने गन निकाली और जमुनाबाई की तरफ तान दी। जमुनाबाई शायद ऐसे हमलों के लिए तैयार रहती थी, इसलिए उसने एक इशारा किया और उसी रूम में छुपे उसके कुछ गुंडे वहां आ गए। गौरव और आशीष के साथ उनकी हाथापात हुई। एक दो मारे भी गए, पर आखिर में दोनों मिलकर सब पर भारी पड़े। कोठे में होते शोरगुल से लड़कियां वहां आई तो एक नए कमरे को वहां देख सबकी आंखें फैल गई, और जब अंदर का नजारा देखा तो दहशत से भर गई। उनकी नजर जब अपनी साथ की गायब हुई लड़कियों पर और उनके शरीर पर फैले खून पर गई तो वे बेहद डर गई। ये अब समझ आया कि उनके कोठों से लड़कियां अचानक गायब कैसे हो जाती थी। सबको जमुनाबाई से घिन आने लगी थी। उन दो अनजान आदमियों को अकेले भीखू और उनके आदमियों से जूझते देख लड़कियां भी उनकी मदद के लिए आगे आ गई, और सबने मिलकर जमुनाबाई और उसके साथियों को चित कर दिया। इन सब में एक पंखुड़ी थी, जो डर से एक तरफ खड़ी थी। वो अंदर का नजारा देख बुरी तरह दहल गई थी। लड़कियों ने जब उन दोनों की तरफ असमंजस में देखा तो गौरव और आशीष ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछ हटाई, तो वो औरतें या लड़कियां उन्हें पहचान गई जो उस दिन लॉकअप में थी। सबने उनका धन्यवाद किया। गौरव ने आशीष की मदद से जमुनाबाई उसके आदमियों के साथ साथ उन डॉक्टर्स को भी धर लिया था। सबको उस रूम से बाहर निकाल गौरव ने रूम बंद कर दिया। तब तक आशीष ने कुछ फोरेंसिक डॉक्टर्स को और अपनी टीम को बुला लिया। गौरव की नजर अपनी तरफ देखती पंखुड़ी पर पड़ी, जो डर से कांपती हुई किसी आस में उसे देख रही थी। गौरव ने भी देर किए बिना उसकी तरफ बाहें फैला दी, तो पंखुड़ी बिना एक पल गवाए दौड़ते हुए आई और उसके सीने से लग गई। गौरव ने भी अपनी बाहें उस पर कस दी। आशीष के साथ साथ वहां पर मौजूद हर इंसान उन्हें अचंभे से देख रहा था। गौरव ने महसूस किया पंखुड़ी की बाजुएं उस पर से ढीली पड़ रही थी, तो उसने उसे हटाकर देखना चाहा, पर जैसे ही गौरव उससे दूर हटने को हुआ, वो बेहोशी की हालत में उसके हाथों में झूल गई। गौरव को उसकी हालत पर बहुत दुख हुआ और उसने वापस उसे अपने सीने से लगा लिया। आशीष शायद अब तक गौरव की आंखों में एक पाक चाहत देख चुका था।
गौरव ने उसे गोद में उठाकर वहीं मौजूद सोफे पर लिटा दिया और हाथ पकड़ करके बैठ गया। उन औरतों में से एक औरत, जिसका नाम वानी था, वो ग्लास में पानी ले आई। गौरव ने ग्लास लिया और कुछ छींटे पंखुड़ी के मुंह पर मारे और अगले ही पल उसने पलकों को फड़फड़ाते हुए खोल दिया। उसे होश में देख गौरव मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बहुत कमजोर निकली, इतने में से डर गई। पंखुड़ी भी मुस्कुराते हुए बोली, और तुम इससे ज्यादा बहादुर निकला। गौरव हंस पड़ा और जो हाथ पंखुड़ी की कैद में था उसे चूम लिया। वहां मौजूद हर इंसान उनको है देख हैरान था। पंखुड़ी को आराम करने को कहकर गौरव अपने काम में लग गया। वो उस रूम में जाकर उसकी अच्छे से तलाशी लेने लगा। थोड़ी देर में वहां बाकी की पुलिस फोर्स और फोरेंसिक डॉक्टर्स आ गए थे, जो भी जमुनाबाई को जानते थे। उसकी ऐसी हालत देख हैरान थे। आशीष की निगरानी में सबको पकड़ जेल में डाल दिया गया और गौरव वहीं फोरेंसिक डॉक्टर्स के साथ रुक गया। वहां का सारा काम पूरा कर वो उन औरतों से मुखातिब हुआ। वहां पंखुड़ी की उम्र की और उससे छोटी और भी लड़कियां थी, जिन्हें देख गौरव का मन भर आया। उसने सबके सर पर इसने भरा हाथ फेरा और उनको शेल्टर होम में भेजने का फैसला लिया। गौरव ने 18 साल से ऊपर की लड़कियां या औरतों से पूछा कि वो अब आगे क्या करने वाली है, क्योंकि अब इस कोटे का लाइसेंस तो रद्द हो जाएगा। वो यहाँ काम नहीं कर सकेगी। उनमें से कुछ ऐसी थी जो इस धंधे को छोड़ना चाहती थी, इसलिए गौरव ने उन्हें काम दिलाने का आश्वासन दिया। और जो इस धंधे को नहीं छोड़ना चाहती थी, उन्होंने किसी दूसरे कोठे पर जाने का फैसला किया। उन सब से निपटकर गौरव पंखुड़ी की तरफ मुखातिब होकर बोला, तो मैडम आप कहाँ जाना पसंद करेगी। पंखुड़ी इधर उधर देखते हुए धीरे से बोली, तेरे साथ। गौरव को सुन गया था पर जानबूझकर परेशान करते हुए बोला, क्या कहा, फिर से कहो। इस बार पंखुड़ी थोड़े गुस्से से बोली, कहा ना तेरे साथ, सुनाई नहीं देता। पंखुड़ी के लहजे पर वानी ने उसे टपट दिया तो गौरव कुछ भी कहने से मना कर दिया। तरफ देखते हुए उसके दुपट्टे को सर पर रख बोला, चलो। पंखुड़ी मुस्कुरा दी तो वानी गौरव के सामने आई और बोली, माफ करना साहब, इसे बोलने का सलीका नहीं है, कुछ भी बोल देती है, पर मन में इसके कोई मैल नहीं है। मुझे आपकी आंखों में इसके लिए हवस नहीं चाहत दिखती है। इसे इस दुनिया से बहुत दूर ले जाइए साहब, इस दुनिया की असली खूबसूरती से वाकिफ करवाइए। इसे तो लगता है कि दुनिया इस कोठे जैसी ही है, इसमें इसकी भी गलती नहीं है। जब से होश संभाला अपने आसपास कोठे की ही दुनिया देखी, लेकिन अब आप इसे इसकी दुनिया से निकाल अपनी दुनिया में ले जाइए साहब, ले जाइए। गौरव उनकी आंखों की नमी देखकर पंखुड़ी का हाथ पकड़ के बोला, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस पर अब इस दुनिया का साया भी नहीं पड़ने दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे बस एक हफ्ते का वक्त दीजिए, मैं इस सारे मामले को हैंडल कर लूँ, फिर शादी करके ही लेकर जाऊंगा। तब तक आप इसे मेरी अमानत के तौर पर अपने पास रखें। वानी ने सहमति में सर हिला दिया तो गौरव ने उसे कुछ पैसे दिए और पंखुड़ी के लिए हर जरूरी सामान की खरीदारी करने को कहा। वानी ने पैसे ले लिए तो गौरव पंखुड़ी को बोला, जल्द ही लेने आऊंगा। पंखुड़ी को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए बस हामी में सर हिला दिया। गौरव ने शेल्टर होम भेजी जाने वाली लड़कियों को महिला पुलिस कर्मियों के साथ भेज दिया, जिसमें वानी और पंखुड़ी भी थी। बाकी औरतें भी अपना सामान ले दूसरे कोठों पर चली गई। उस जगह को सील करके बंद कर दिया गया था। गौरव पुलिस स्टेशन आया और सबको आड़े हाथ ले लिया, लेकिन जमुनाबाई से लेकर उनके साथी कोई भी कमिश्नर के बारे में बोलने को तैयार नहीं था। इधर जब खबर कमिश्नर तक पहुंची तो वो तिलमिला उठा, लेकिन मामला थोड़ा गर्म था, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जमुनाबाई और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया गया और सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाया जो उस दिन कोठे पर उसके शर्ट पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। कोर्ट ने भी कार्यवाही कर जमुनाबाई के कोठे को लाइसेंस रद्द कर दिया और उन्हें उसे रिमांड पर लेने का आदेश दिया। गौरव और आशीष ने उनको हर तरीके से टॉर्चर किया, पर वो किसी का भी नाम नहीं लेने को राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था यहाँ तो सिर्फ टॉर्चर हो रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी भी खबर लगी तो जान से मार देंगे।
गौरव बहुत परेशान था क्योंकि कमिश्नर को लेकर उसके पास कुछ ठोस सबूत नहीं थे, जिसके चलते वो उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। गौरव और आशीष ने अब अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करना ही सही समझा। उन लोगों से फ्री होकर गौरव ने शेल्टर होम में जो भी कोटे वाली पढ़ना लिखना चाहती थी, उनके पढ़ने लिखने का इंतजाम किया और जो कोई काम करना चाहती थी, उनके लिए महिला उद्योग संस्थानों में कोई ना कोई काम ढूंढा। इन सब में एक हफ्ता कैसे चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस एक हफ्ते में पंखुड़ी ने गौरव को बहुत याद किया और अपनी नई जिंदगी के लिए कुछ खरीदारियां भी की। आज गौरव और पंखुड़ी की शादी थी और इस वक्त मंदिर में आशीष, उसकी बीवी दिया, वानी और गौरव का एक बचपन का दोस्त अभी भी मौजूद था। गौरव ने जब पंखुड़ी को दुल्हन के अवतार में देखा तो लगा कोई अप्सरा ही धरती पर उतर आई है। उसके वो लहराते लंबे लंबे बाल, गहरी हरी आंखें और बिना खास मेकअप के भी दमकता चेहरा। गौरव भी आज बहुत अच्छा लग रहा था। पंखुड़ी तो इन नई नई चीजों को अपने साथ होता देख हैरान थी। ये अलग सी रीति रिवाज उसको बहुत अच्छे लग रहे थे। गौरव और पंखुड़ी ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और जैसा गौरव ने कहा था, आज एक चुटकी सिंदूर और मंगलसूत्र से उसने पंखुड़ी को हमेशा के लिए अपना बना लिया था। सब लोग वो खुश थे। वहाँ सब, आशीष की बीवी जो गौरव को भाई मानती थी, वो बिल्कुल खुश नहीं थी कि उसका भाई किसी कोठे वाली से शादी करे। शादी संपन्न होने पर सबने उन्हें बधाई दी। अभी जो कि पेशे से वकील था, उसने गौरव के कहने पर कागजात तैयार करवाए, जिसमें पंखुड़ी को 18 साल का दिखाया गया था। हाँ, ये गैर कानूनी था, पर गौरव का इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि कोई भी कानूनी दांव पेच उसे पंखुड़ी से अलग न करे। शादी के बाद पंखुड़ी हमेशा हमेशा के लिए गौरव के घर आ गई। दिया ने ही उसका स्वागत किया था, पर बेमन से। दिया की नाराजगी गौरव ने महसूस कर ली थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। आशीष को तो गौरव के फैसले पर बहुत गर्व हो रहा था। सबने आज गौरव के घर पर ही खाना खाया और फिर उन दोनों को अकेला छोड़ वहां से चले गए। गौरव जैसे ही कमरे में आया, बेड पर बैठी पंखुड़ी खड़ी हो गई और अपना घूंघट हटाकर साड़ी खोलने लगी। उसको ऐसा करते देख गौरव हैरान रह गया और आंख बंद करते हुए जल्दी से बोला, हे, वेट वेट, क्या कर रही हो तुम? पंखुड़ी भी गौरव का ऐसा रिएक्शन देख हैरानी से बोली, वही जो करना चाहिए, बंद कमरे में यही तो होता है। गौरव असमंजस में बोला, यही होता है मतलब? पंखुड़ी ने कहा, अरे मतलब क्या, मुझे अपने कपड़े ही तो उतारने हैं। मैंने तो आज तक बंद कमरे में मर्दों के सामने यही किया है। गौरव उसकी बात सुनकर असहज होकर बड़बड़ाया, उफ, ये लड़की भी ना कुछ भी बोलती है, मुझे भी असहज कर देती है। गौरव ने आंख बंद किए हुए ही पंखुड़ी की बात पर ध्यान दिए बिना ही कहा, देखो, अभी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ओके? पंखुड़ी ने कहा, मैं समझी नहीं, अगर ये नहीं करना तो क्या करना है? गौरव उसी अवस्था में बोला, वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम अपनी साड़ी सही करो। पंखुड़ी गौरव की हरकतों को अजीब सी नजर से देख रही थी और फिर अपनी साड़ी सही करके बोली, आंख खोल लो, मैंने साड़ी सही कर ली। गौरव ने आंख खोली तो पंखुड़ी पूरी तरह साड़ी में लिपटी थी। उसने अपने दिल पर हाथ रख के चैन की सांस ली और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सबसे पहले तो बाथरूम में जाकर तुम ये साड़ी बदल कर आओ, ओके? पंखुड़ी ने कहा, पर गौरव बीच में बात काटते हुए बोला, कोई परवर नहीं, मैंने जैसा कहा वैसा करो, जाओ और कपड़े बदल कर आओ। पंखुड़ी मुंह बनाकर कपड़े बदलने चली गई। उसे अच्छा नहीं लगा गौरव का उसे इस तरह इग्नोर करना, क्योंकि आज तक तो सब मर्दों ने उसकी तारीफ ही की ही थी। पंखुड़ी के जाने के बाद गौरव खुद से ही बोला, उस जिंदगी ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर किया हुआ है। सबसे पहले तो इसे उस दुनिया से उबारना पड़ेगा। पंखुड़ी बाथरूम में थी, तब तक गौरव ने भी अपने कपड़े बदल लिए। पंखुड़ी बाथरूम से आई तो एक सिंपल सा सलवार सूट पहन रखा था। गौरव तो उसे सादगी में देखता ही रह गया। हाथों में चूड़ा, गौरव के नाम की मेहंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। गौरव पलक झपकाना तक भूल गया था। पंखुड़ी उसके सामने आकर खड़ी हुई तो गौरव ने उसका चेहरा थाम लिया और मुस्कुराते हुए बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। पंखुड़ी जो आज तक नहीं शर्माई,
उसकी पलकें अनायास ही झुक गई। गौरव ने उसे बैठने को कहा तो पंखुड़ी बेड पर ही बैठ गई। गौरव उसके सामने उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, अब जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पंखुड़ी अधीरता से बोली, पर गौरव ने उसके मुंह पर उंगली रख दी। श्श, सिर्फ सुनो। पंखुड़ी ने पलके झपकाकर हाँ कहा तो गौरव ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया और बोला, आज से तुम मेरी बीवी हो पंखुड़ी, उस कोठे की लाली नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम अपनी पिछली सारी जिंदगी भूलकर नए तरीके से जिंदगी शुरू करो। तुम भूल जाओ कि कभी तुम उस कोठे पर काम करती थी। ये समझ लो तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हें दुनिया में पहला कदम बढ़ाना है। इस दुनिया की असल खूबसूरती देखनी है तुम्हें। आज तक तुम्हारी पहचान तुम्हारे तन से थी, अब तुम्हें अपनी पहचान तुम्हारे इस मन से बनानी है। पंखुड़ी कुछ देर तक पलके झपकाती रही, फिर धीरे से बोली, मैं समझी नहीं। गौरव मुस्कुरा दिया और बोला, धीरे धीरे सब समझ जाओगी, चिंता मत करो। अभी सो जाओ, काफी रात हो गई है। पंखुड़ी हैरानी से, सच में सो जाऊं? गौरव, सो जाओ। पंखुड़ी ने आज तक किसी मर्द से इतना स्नेह नहीं पाया था। उसे समझ ही नहीं आया उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसलिए वो चुपचाप पलंग के कोने पर सो गई। गौरव भी दूसरे कोने पर लेट गया और पंखुड़ी को कैसे अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए सोचने लगा। गौरव अपनी ही सोच में गुम था और इधर पंखुड़ी बार बार करवट बदल रही थी। उसके बार बार ऐसा करने से गौरव का ध्यान उस तरफ गया। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? पंखुड़ी उसकी तरफ पलट गई और बोली, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे वानी दीदी ने समझाया कि आज से मैं तेरे साथ रहूंगी। मुझे ये भी बताया कि पति पत्नी कैसे रहते हैं, पर मैं आज तक वैसे रही ही नहीं, तो मैं कैसे रह पाऊंगी? मतलब ऐसे रसोई का काम करना, घर का काम करना, तेरा ख्याल रखना, सब कैसे करूंगी मैं? और फिर तुझे बताया था ना मैंने कि मैं 2 दिन में एक ही आदमी के साथ रहकर उब जाती हूँ, तो मैं जिंदगी भर तेरे साथ नहीं रह पाऊंगी। गौरव ने भी अपना चेहरा उसकी तरफ कर रखा था। तुम ऊब इसलिए जाती थी क्योंकि वहां तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना पड़ता था। हम यहाँ हर रोज नया काम करेंगे तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। पंखुड़ी, जैसे कि? गौरव, मैं जो कहूँगा मानोगी? पंखुड़ी, वानी दीदी ने कहा था आज से तेरा मेरे ऊपर मालिकाना अधिकार है। जैसे मैं जमुनाबाई के हर हुक्म को मानती थी, आज से तेरा मानूं, इसलिए जरूर मानूंगी। गौरव को सुनकर दुख हुआ कि वो कैसे रहती आई है आज तक, एक गुलाम सी बन गई है और उसे इसका मलाल भी नहीं। उसने खुद के मन को संयत रखा और बोला, अगर मैं तुम्हारा मालिक हूँ तो तुम मेरी मालकिन। आज से हम दोनों एक दूसरे पर बराबर अधिकार है। पंखुड़ी अब बैठ गई और बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर बोली, ऐसा थोड़े ही होता है। गौरव, जमुनाबाई के पास तुम उनके नियमों के अनुसार रहती थी, तो अब मेरे नियमों से रहो। और मेरा पहला नियम यही है कि हम दोनों का एक दूसरे पर मालिकाना अधिकार है, समझी? पंखुड़ी ने मासूमियत से ना में सर हिलाया तो गौरव ने उसकी तरफ अपनी बाहें फैला दी। पंखुड़ी भी बिना देर किए उसकी बाहों में जा सीने से सर लगाकर लेट गई। गौरव ने उसके बालों को सहलाना शुरू किया और बोला, जैसे जैसे समय गुजरेगा तुम अपनी उस दुनिया से बढ़कर यहाँ के नियम कानून समझ जाओगी, चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर हमारी एक प्यारी सी दुनिया बनाएंगे और इसकी शुरुआत कल के सूर्योदय से करेंगे। कल का सूरज हम दोनों के लिए नई सुबह लेकर आएगा। पंखुड़ी ने कहा, जो आज तक करती आई हूँ वो नहीं करूंगी तो मैं फिर क्या करूंगी? गौरव उसके बाल सहलाते हुए, अब तुम पढ़ाई लिखाई करोगी, तुम्हारी हॉबीज को डेवलप करोगी। हम दोनों मिलकर हमारी गृहस्थी चलाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, साथ में मिलकर खाना बनाएंगे, एक दूसरे को अपने हाथों से खिलाएंगे, हर रोज दुनिया जहां की बातें करेंगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे। तुम पढ़ लिख कर जिंदगी की नई उड़ान भरोगी, दुनिया के सामने एक नई पहचान स्थापित करोगी। मैं ड्यूटी से जब तक लौटूंगा नहीं तुम मेरा इंतजार करोगी और आते ही गले लग मेरी सारी थकान मिटा दोगी। और कहते कहते गौरव ने पंखुड़ी की तरफ देखा तो वो उसके सीने पर हाथ रखे बेफिक्री से सो रही थी। गौरव कुछ देर तक उसे देखता रहा,
फिर दोनों को अच्छे से कंबल में लपेट कर सो गया। गौरव को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो आदतन उसकी आंख खुल गई। पंखुड़ी को अपनी बाहों में देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने होठ हल्के से उसके माथे पर लगाए और खड़ा होकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। नहाकर वापिस आया तब भी पंखुड़ी सो ही रही थी। गौरव उसकी तरफ बढ़ा और उसके ऊपर झुककर बालों का पानी उसके चेहरे पर झाड़ने लगा। पंखुड़ी कुनमुना गई। क्या है वानी दीदी, सोने दो ना। गौरव ना कुछ बोला, ना ही अपनी पानी झड़काना बंद करा। पंखुड़ी परेशान हो गई और आंखें मलते हुए गुस्से से बोली, वाह निधि, क्या है सुबह सुबह। आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि गौरव पर नजर पड़ चुकी थी। साथ ही अपनी नई पहचान भी याद आ गई। क्या है, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहा है, सोने देना। गौरव, कितना सोती हो तुम, चलो उठो जल्दी से तैयार हो जाओ। पंखुड़ी अलसाई हुई सी वापस सोने को हुई तो गौरव ने उसे सोने से पहले ही खींच लिया। तो पंखुड़ी का बैलेंस बिगड़ा और वो गौरव के सीने से लग गई। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसने हटने की जहमत तक नहीं उठाई और आंखें बंद कर ली। लेकिन अभी अभी नहाने की वजह से गौरव के बदन से महक आ रही थी, तो बोल पड़ी, तू नहा भी लिया और तेरे पास कितना खुशबूदार साबुन है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गौरव हंस पड़ा। चलो उठो, तुम भी इस खुशबूदार साबुन से नहा लो, फिर तुमसे भी खुशबू आएगी। पंखुड़ी मचलते हुए, अब इतनी भी खुशबू नहीं आ रही कि मैं अपनी नींद बिगाड़ूं। गौरव उसे झकझोरते हुए बोला, पंखुड़ी प्लीज देखो, मैंने चाय भी नहीं पी। आज की चाय तुम्हारे साथ पीना चाहता हूँ। उठ जाओ ना यार। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 4 देखें। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब